जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। आज से हमारा एनसीईआरटी सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है, इसका ये पहला क्लास है। इस क्लास में हम लोग बायो से स्टार्ट कर रहे हैं। बायो कंप्लीट होने के बाद आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लासेस करवा दी जाएंगी। ठीक है। ये जो सीरीज है पूरा सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं है। बीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा जो भी अदर एग्जामिनेशन जो भी है जिसमें साइंस पूछा जाता है, उन सब के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेल के डिफिनेशन से पहले जानते हैं सेल क्या है। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिकाएं जो है, जो भी जीवित जीव है, उनका जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना भी छोटा, छोटे से छोटे जीव जैसे अमीबा हो गया, बड़े से बड़ा जीव इंसान हो गया, इन सब का जो बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। जैसे ह्यूमन बॉडी का एक एग्जांपल लेते हैं, तो ह्यूमन बॉडी का भी बेसिक यूनिट क्या है, सेल ही है। सेल जो है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो इसका बेसिक यूनिट क्या हुआ, सेल। इसीलिए सेल को हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल का खोज किसने किया, जो कोशिका है इसका खोज किसने किया। इसका खोज पहली बार रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 में। ठीक है। इन्होंने जो किया था ना खोज, वो डेड सेल का किया था खोज। किसका किया था, डेड सेल का किया था। किस चीज का था, कॉर्क। कॉर्क सेल था वो। कॉर्क सेल मतलब क्या होता है, जो प्लांट होता है ना उसका बार्क का वो सेल था। वो कैसा सेल था, डेड सेल था। पहली बार लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया था, एंटोनी वॉन लेवेनहुक जी ने किया था। इन्होंने पहली बार लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। बट अगर वो आपसे ये पूछता है कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो क्या हो जाएगा आंसर, लेवेनहुक ने किया है। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। सेल थ्योरी बेसिकली क्या कहता है, सेल थ्योरी कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो सेल से बने हुए हैं। मतलब कोई भी, कितना भी छोटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, वो सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। क्या बोलता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, या तो वो एक या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से बने हो सकते हैं। ठीक है। ये जो पूरा थ्योरी था, सेल थ्योरी, बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था, सेल्डन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। बट बाद में इसको मॉडिफाई किया गया है सेल थ्योरी को। जो रिडोल्फ विर्चो जी थे, इन्होंने आके कहा कि आप लोग सही बोल रहे हो, बट मैं एक इसमें पॉइंट ऐड करता हूँ। क्या इन्होंने पॉइंट ऐड किया, जो सेल होता है या फिर वो डिवाइड है, नया सेल जिस टाइप का भी वो सेल नया फॉर्मेशन हुआ हो, वो किससे बनता है, पुराने वाले सेल से ही बनता है। ये इन्होंने ऐड कर दिया। क्या ऐड किया इन्होंने, कोई भी कोशिकाएं या फिर वो डिवाइड करके बनी हो या नई कोशिकाएं हो, वो सारे किससे होंगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होंगी। ये हमारा सेल थ्योरी कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों में कोशिकाओं की संख्या। देखिए बेसिकली क्या है कि कोई जो जीव हो सकता है, किसी में एक सेल हो सकता है, किसी में दो सेल हो सकता है, किसी में तीन हो सकता है, किसी में चार हो सकता है, किसी में इनफाइनाइट हो सकता है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसमें कितने सेल है हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो इसको इजीली समझने के लिए जो पूरे ऑर्गेनिज्म है उनको दो भागों में बांटा गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से थे, वैसे ऑर्गेनिज्म, इसके नाम से समझ सकते हो आप, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल के बने हो, मतलब जिनमें सिंगल कोशिका हो। और मल्टी सेलुलर कौन से हो गए, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुकोशिक, बहुत सारे कोशिका है, बहुकोशिक जीव। हिंदी वालों को तो देखिए कितना आसान है समझने में कि डायरेक्टली लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी मल्टी मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। सेलुलर मतलब क्या होता है, सेल होता है। यूनि मतलब क्या होता है, एक होता है। सेलुलर मतलब क्या होता है, सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, जिसमें एक सेल होगा, सिंगल सेल होगा। मल्टी सेलुलर किसमें होंगे, जिसमें दो या फिर इनफाइनाइट हो, हजार हो, 10,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से ज्यादा हुआ तो कैसा होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है, मोड ऑफ जो इसमें रिप्रोडक्शन है कैसा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वहीं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, रटना नहीं है कि यूनिसेलुलर में असेक्सुअल होता है, मल्टी सेलुलर में असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होता है, नहीं। नाम से पता चलता है। देखिए, असेक्सुअल मतलब क्या चल रहा है, एक सेक्सुअल मतलब जो ऐसा ऑर्गेनिज्म
जो खुद खुद के साथ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो खुद के साथ कर रहा हो। वैसे ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हो गए। कौन खुद के साथ करेगा? जो सिंगल होगा। सिंपल सा बात है। तो कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए जिनके पास एक से ज्यादा भी ऑप्शन अवेलेबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बट वो खुद से भी कर सकते हैं और मल्टीपल के साथ भी कर सकते हैं। तो वो कैसे हो गए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए। मतलब दो पार्टनर के साथ कर रहे हैं या फिर खुद में कर रहे हैं, तो क्या हो गया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। यूनिसेलुलर जो है सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल कर सकते हैं क्योंकि वो अकेले अवेलेबल है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। मल्टी सेलुलर क्या एग्जाम्पल है? बहुत सारे जीव हो गए, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, जो आपको दिख रहा है मतलब नेकेड आई के हैं वो सारे जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दिख रहा है आपको एग्जाम इस फिगर में कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल का अंदर बना हुआ है। तो जितने भी प्रोसेस होंगे सिर्फ एक ही सेल में होंगे या फिर बाहर भी होंगे? मतलब मान लो इसको खाना खाना है तो यहीं खाएगा, ये बाथरूम करना है यहीं से करेगा, ये सांस लेना है यहीं से करेगा, कुछ भी मूवमेंट भी करना होगा तो इसी बॉडी से करेगा ये। ऐसा तो नहीं कि कोई और इसमें और किसी और सेल की मदद से कर सकता है, नहीं कर सकता है इसमें क्योंकि सिंगल सेल है। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो किस में होते हैं? सिंगल सेल में होते हैं, उसी सेल में होते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे इसके चलने के लिए अलग पाँव है, देखने के लिए आंख अलग है, इसमें अलग सेल है, सोचने के लिए दिमाग है, इसमें अलग सेल है। तो ये सारे क्या हो गए? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल मौजूद होते हैं, अलग अलग कोशिकाएं मौजूद होती हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग ये देखते हैं सेल के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ सेल। बेसिकली सेल जो है दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं ना वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, इसीलिए वो छोटे जानवर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसमें पाए जाते हैं, और यूकैरियोट जो होते हैं वो डेवलप्ड सेल होते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जिनको मतलब जैसे बड़े ऑर्गेनिज्म में पाए, जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गया, या और भी जो अदर छोटे मोटे जानवर है या कोई ऐसे पेड़ पौधे हो गए, इन सब में कौन सा सेल रहता है? यूकैरियोट सेल रहता है। प्रोकैरियोटिक जनरली बैक्टीरिया, वायरस, ये सब में रहता है, ठीक है। ये बेसिकली किस में रहता है? ये देखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रहता है। ये किस में रहता है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रहता है, जैसे प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंगी हो गया। इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? कि भाई जिसका सेल ही वेल डेवलप्ड नहीं है उसका न्यूक्लियस कहाँ से वेल डेवलप्ड होगा? इसमें क्या होता है कि इसमें सेल वॉल होता है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है ना उस सब में सेल वॉल होता है। इसका एक्सेप्शन क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो होता है न्यूक्लियस, आपने देख लिया कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड रहता है। इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं ना वो एब्सेंट रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। देखिए इस वाले फिगर को देखिए, इसमें दिख रहा है आपको कि कोई भी जितने भी इसमें जैसे राइबोसोम हो गया, डीएनए हो गया, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सारे इस साइड वाला जो क्या है प्रोकैरियोट का हिस्सा है। इसमें कहीं पे भी आपको कोई भी घिरा हुआ दिख रहा है, मतलब कि जैसे एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिख रहा नहीं, बस ऐसे ही सब पड़ा हुआ है कहीं पे भी। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, इसमें इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं, सॉरी, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ये मेनली डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में। आइए अब हम लोग प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में देखते हैं। प्लांट और एनिमल सेल बेसिकली सारे यूकैरियोट सेल होते हैं। यूकैरियोट सेल को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो यूकैरियोट सेल है वो आंख से दिखते हैं, मतलब हम लोगों को आंख से दिखते हैं, मतलब सेल वो आंख से नहीं दिखते, वो जिस ऑर्गेनिज्म में रहते हैं वो हमें आंख से दिखते हैं, जैसे पेड़ पौधा जानवर हो गया, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देखते हैं, दोनों में किस टाइप का सेल होता है? यूकैरियोट सेल होता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल क्या रहता है? अब्सेंट रहता है। जो सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो जैसे देखते होगे आप, पेड़ देखते होगे, उसका जो बाहरी परत रहता है बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, आपने देखा होगा। तो जो बाहरी परत रहता है किसका बना रहता है? ये सेल वॉल का बना रहता है। सेल वॉल जो क्या करता है ना,
एक सेकेंड। सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये प्लांट में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। एनिमल में क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। हम लोगों को देखे होंगे, हम लोग का जो बॉडी रहता है या जानवरों का जो बॉडी रहता है सॉफ्ट रहता है, जबकि ये प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट का जो बॉडी होता है वो हार्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसमें? प्लांट में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट का बेसिक क्या काम रहता है? फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग और आगे जो क्लास होगा उसमें ध्यान ज्यादा देखेंगे। फोटोसिंथेसिस अभी ऐसे समझ लेते हैं कि सूर्य से जो लाइट लेकर जो खाना बनाता है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसमें क्या कहता है? क्लोरोप्लास्ट मदद करता है। तो क्या हम लोगों के बॉडी में जरूरत है? नहीं है, तो इसलिए हम लोग के बॉडी में एब्सेंट रहता है ये। ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो होता है वो ऐसा मतलब एक ऑर्गेनल होता है जिसमें बहुत सारी चीज स्टोर किया जाता है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं उसमें जितना कचरा है, जितना यूज करने वाला सामान नहीं है, वो सारे चीज उसमें वैक्यूल में पड़े रहते हैं। तो जो प्लांट में होते हैं ना, वैक्यूल बड़े साइज का होता है। जैसे ये मान लो अगर आप प्लांट सेल है, इतना बड़ा होगा, इसमें वैक्यूल ही होगा। लेकिन जो एनिमल सेल में वैक्यूल होता है नॉर्मल साइज का रहता है, छोटे साइज का रहता है। तो इसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, इसमें स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। सेंट्रियोल्स का बात करते हैं, इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। सेंट्रियोल जो है बहुत सारे प्रोसेस होता है सेल के, उसमें मदद करता है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। लाइजोसोम जो होता है इसमें कम होता है, रेयर होता है, और जो कि एनिमल सेल में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ये कॉमन होता है, ठीक है। जो प्लांट सेल होता है वो खाना अपना किस में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। और जो एनिमल सेल है वो किसके फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन में स्टोर करता है। ग्लाइकोजन में, जैसे इंसान है, ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर रहता है? इंसान के लीवर में रहता है, ठीक है। तो जो प्लांट होते हैं किस में स्टोर करते हैं खाने को? स्टार्च में करते हैं। और जो एनिमल होते हैं किस में करते हैं? ग्लाइकोजन में करते हैं। तो ये जो सारे थे ये आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए इधर वाला जो है एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। ये देखिए जो बाहर वाला जो इतना मोटा परत है इसका, ये सेल वॉल है। इसी के कारण इसमें शक्ति रहता है। हम लोगों को देखिए सिर्फ डायरेक्ट इसमें क्या है? सेल मेम्ब्रेन है हमारे में डायरेक्ट। आइए अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सबसे जो बाहरी लेयर होता है एनिमल सेल का, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट सेल में सबसे बाहरी लेयर कौन सा होता है? सेल वॉल होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल सेल का सबसे बड़ा सबसे बाहरी लेयर होता है। ये कैसा रहता है? ये इसका काम क्या रहता है? बेसिकली ये एक तरीके से बैरियर की तरह काम करता है कि इसके अंदर जो स्टोर सम चीजें है ना, वो इसके अंदर बाहर ना कर सके। अगर अंदर बाहर हो तो ये इस चीज इसको कंट्रोल करता है। तो सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली काम क्या है? कि कोई भी चीज जो अंदर बाहर होगा उसको कंट्रोल करना। अ थिन बैरियर दैट सराउंड अ सेल कंट्रोलिंग व्हाट इंटर्स एंड व्हाट लिव्स। क्या बाहर जा रहा है, क्या अंदर आ रहा है, इस चीज को ये कंट्रोल करता है। जो सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट होता है ना, दो टाइप से मूवमेंट होता है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखिए मैं आपको सिंपली तरीके से समझाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वैसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें सेल का एनर्जी लगे, जिसमें सेल को, जैसे मान लो कि अगर आपको इस ऑर्गेनल को, सेल को बाहर निकालना है, तो सेल इसको धक्का देके बाहर निकाल रहा है, मतलब सेल का एनर्जी इसमें लग रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? सेल का कोई एनर्जी नहीं लगेगा, मतलब उसमें पैसिवली पार्टिसिपेट करेगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या करेगा? सेल जो होगा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। अभी सोचने वाली बात है कि अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगता है तब उसमें मूवमेंट कैसे होता है? बिना एनर्जी के तो मूवमेंट होगा नहीं। हो सकता है, कैसे होगा? अगर मान लीजिए बाहर ये सेल के अंदर लो कंसेंट्रेशन है, बाहर क्या है? हाई कंसेंट्रेशन है, तो क्या मूवमेंट हो सकता है? एकदम हो सकता है, हाई से लो में जा सकता है, जो कुछ चीजें जो होंगी लो से हाई में आएंगी, ये मूवमेंट हो सकता है। ये किस टाइप का होता है? इसमें सेल का एनर्जी नहीं लगता, और ये कैसा होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? सबस्टांस जाता है हायर कंसेंट्रेशन से किस में जाता है? लोअर कंसेंट्रेशन में जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन देख लिए। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक बार इसको फिर से फाइनली एक बार देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी लेयर होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। इसका काम क्या रहता है? सबसे बाहर रहता है, तो सबसे बाहर घर के कौन रहता है? गार्ड रहता है। तो गार्ड क्या करता है? देखता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या फिर जो जाता है उसके बारे में एंट्री करता है। तो इसका सिंपल सा काम क्या है कि जो जा रहा है, कोई आ रहा है, उन सबको देखना। इसके अलावा इसमें दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। किसी को धक्का देके बाहर निकालना पड़ता है, वो क्या हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? जो कंसंट्रेशन की मदद से मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब देखते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो होता है आउटर लेयर होता है,
ये किसमें सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट रहता है? प्लांट सेल में। क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है? नहीं रहता है। कैसे हम लोग देखेंगे? हमारा जो स्किन होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और इसका काम ही क्या है सेल वॉल का? रिजिड बनाना। क्या हम लोग का जो जो भी एनिमल होते हैं उनका क्या जो स्किन होता है वो हार्ड होता है? नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये जो सेल वॉल होगा किसमें सिर्फ होगा? प्लांट में होगा। ठीक है, तो ये इसके डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था? इसका डिस्कवरी रॉबर्ट हुक जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आउटर मोस्ट रिजिड प्रोडक्टिव नॉन लिविंग सपोर्टिव लेयर है। यही है, सेम बात है जो मैं आपको बताया कि जो है सबसे बाहरी लेयर होता है प्लांट सेल का, जो कि इसको क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। एक और सबसे बहुत बड़ा चीज है, इसमें कभी कभी पूछ देता है, ये कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है, ये डेड होता है। जो रॉबर्ट हुक जी ने कॉर्क सेल देखा था, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, वो इसी प्लांट सेल का ही वो सेल वॉल था, उसको इन्होंने देखा था। ये बेसिकली सब में होता है, सेल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, सब में ये पाया जाता है। ये किसमें एब्सेंट रहता है? एब्सेंट रहता है एनिमल और प्रोटोजोन्स में। एनिमल और प्रोटोजोन्स में एब्सेंट रहता है। ये मैं बताया था, एनिमल जैसे हम लोग हो गए, हम लोग में प्रेजेंट रहता है? नहीं रहता है। और इसके अलावा प्रोटोजोन्स में भी ये एब्सेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट होता है। अब तक हम लोगों ने ये देख लिया कि सेल का डिफिनीशन क्या होता है, इसके जो बाहरी लेयर होते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अब जो इसके अंदर में ऑर्गेनल जो प्रेजेंट है ना, उनके बारे में आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला ऑर्गेनल जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कौन सा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था? अल्बर्ट क्लाउडे एंड किथ पोर्टर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा इसका डिस्कवरी खोज किया गया था? अल्बर्ट क्लाउडे एंड किथ पॉटर के द्वारा किया गया था। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है? ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये बहुत सारे सेल के प्रोसेस में मदद करता है, जैसे प्रोटीन एंड लिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है। जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जान लेते हैं, किसके? प्रोटीन एंड लिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है। साथ ही साथ किसमें मदद करता है? ये इनके ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। ठीक है, इसके बेसिकली दो टाइप होता है, एक तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, नाम से पता चल रहा है कैसा होता है? रफ होता है। जैसे ये वाला जो एरिया हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये वाला एरिया हो गया, ये रफ क्यों होता है? इसके ऊपर राइबोसोम रहते हैं। राइबोसोम रहते हैं। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, किसमें मदद करता है आपको? ये मदद करता है आपके प्रोटीन सिंथेसिस में। ये प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये आपको मदद करता है लिपिड के सिंथेसिस में। लिपिड के सिंथेसिस, साथ ही साथ उसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था? अल्बर्ट क्लाउडे किथ पोर्टर के द्वारा किया गया था। इनका मेन क्या काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है प्रोटीन और लिपिड को बनाना, साथ ही साथ उनको हर जगह पहुंचाना जहां भी जरूरत है। इसके दो टाइप होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रफ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम रहता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका काम क्या होता है? वो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक होता है, उस पर राइबोसोम नहीं होता है। वो किस में मदद करता है? आपको लिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है, साथ ही उसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ठीक है, तो हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देख लिए। ये देखिए, आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। अब हम लोग अगली सेल ऑर्गेनल गोल्गी अपैरेटस के बारे में देखते हैं। ये जो गोल्गी अपैरेटस है, ये इसका डायग्राम है। इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? कैमिलियो गोल्गी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1898 में किया गया था। जो इसका ये जो शेप है ना, ये डिस्क शेप रहता है। ये सब एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। क्या रहते हैं? सब एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं। जो गोल्गी बॉडी है, उसका मेन फंक्शन क्या है? जो गोल्गी अपैरेटस है, गोल्गी बॉडी बोल लीजिए, उसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इसका क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, मॉडिफाई करना और पैकेज करना। क्या करना? ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग इसका मेन काम है। किसका किसका करता है? ये प्रोटीन एंड लिपिड का। उसके अलावा जो भी इनका डिलीवरी टारगेट होता है, मतलब जिस भी सेल के बॉडी ऑर्गेनल्स को ये जरूरी, सेल के ऑर्गेनल्स को जरूरी रहता है, उसको ये डिलीवर करता है। इसके अलावा यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड भी बनता है। इसमें क्या बनता है? गोल्गी अपैरेटस में इसके अलावा बनता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, जो प्लांट सेल होते हैं ना, जो प्लांट सेल में जो गोल्गी अपैरेटस होता है, वहां पे फॉर्मेशन में मदद करते हैं किसके? सेल वॉल के एंड लाइजोसोम्स के।
किसके मदद करते हैं? सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, साथ ही ये लाइसोसोम के भी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो गोल्गी एपेटाइटिस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? कैमिलियो गोल्गी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। किसका किसका? प्रोटीन और लिपिड का। ट्रांसपोर्ट करके कहाँ डिलीवर करता है? जो भी सेल ऑर्गेनल को रिक्वायरमेंट होता है, जिस भी सेल के पार्ट को रिक्वायरमेंट होता है, वहां पे डिलीवर करता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। प्लांट और एनिमल दोनों सेल में बनता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में क्या बनाता है? सेल वॉल बनाता है, साथ ही लाइसोसोम के भी फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, अब अगली सेल ऑर्गेनल हम लोग देखते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? डी ध्रुवे के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल को बोलते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है। या फिर इसको डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। मतलब क्या हुआ? इंट्रा सेलुलर मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर ही अंदर। मान लीजिए कि ये लाइसोसोम है, ये पूरा लाइसोसोम है। ये कोई एक सेल का ऐसा पार्ट है जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्या करेगा? इसको अपने अंदर लेके डाइजेस्ट कर जाएगा। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है आपको कि लाइसोसोम किसकी मदद से इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, तो क्या होगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मदद से करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है या डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है सेल को। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं, वैक्यूल। वैक्यूल या लयण काय इसको बोलते हैं हिंदी में। वैक्यूल जो क्या होता है, एक इसको ऐसे सीधा समझिए कि इसको एक कचरे के डब्बा आप समझ लीजिए। सेल का ये क्या होता है? कचरा का डब्बा रहता है, डस्टबिन रहता है। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा चीज रहते हैं वो रखा रहता है। जो प्लांट और एनिमल सेल होते हैं, उनमें जो प्लांट सेल होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको डिफरेंस में कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है काफी बड़ा होता है, वहीं एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होता है? नॉर्मल साइज का होता है, छोटे साइज का होता है। देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे कि वैक्यूल जो होता है प्लांट में बड़ा होता है, एनिमल में बड़ा होता है। इसको याद रखने का सिंपल तरीका, ये प्लांट क्या होता है? बड़े बड़े होते हैं, 10-10 फीट, 15 फीट, 20 फीट तक के भी होते हैं। लेकिन जो इंसान होते हैं कितने? 6 फीट मैक्सिमम, मैक्सिमम उससे ज्यादा 7 फीट, या एक दो एक्सेप्शन 8 या 9 फीट में चले जाते हैं। तो जो बड़ा रहेगा उसको कचरा का डब्बा कैसा चाहिए? बड़ा रहेगा। बड़ा घर मान लीजिए है तो उसको कचरा का डब्बा कैसा चाहिए? बड़ा चाहिए। जो छोटा है उसके लिए कैसा चाहिए? छोटा चाहिए। तो एनिमल सेल में कैसा रहता है? छोटा रहता है। प्लांट सेल में कैसा रहता है? बड़ा रहता है। इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? इसको स्पेलेंजी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये जो वैक्यूल होता है ना, इसका जो बाहरी लेयर होता है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है कि जो वैक्यूल होता है इसके बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? इसके बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। एक तरीके से मेम्ब्रेन रहता है जो इसको कवर करता है। ये देखिए यहाँ पे भी यही लिखा है कि वाटर, सैप, एक्सट्रैक्टरी प्रोजेक्ट एंड अदर मटेरियल विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। मतलब वो चीज रखते हैं जो कि सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वैक्यूल को कैसे याद रखना है? किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? एस्प्लेंजानी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसको सेल को डस्टबिन भी आप एक तरीके से बोल सकते हैं। इसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी लिक्विड हो गए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए, जो या अदर मटेरियल जो कि सेल के रिक्वायरमेंट का नहीं है, वो इसमें स्टोर होता है। प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में किस में बड़ा होता है? वैक्यूल। जिसका शरीर बड़ा होगा उसमें बड़ा होगा। प्लांट बड़े बड़े होते हैं इसीलिए उसमें वैक्यूल बड़ा होगा, उसके लिए डस्टबिन बड़ा चाहिए। एनिमल छोटे होते हैं इसीलिए उसको डस्टबिन छोटा चाहिए, तो इसीलिए उसमें वैक्यूल छोटे होते हैं। ठीक है, अगले सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, जो सेल को एनर्जी देता है। एटीपी क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में एटीपी के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी समझिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि जो सेल का करेंसी, जो सेल का एनर्जी करेंसी क्या होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि सेल का एनर्जी करेंसी क्या होता है। तो सेल का एनर्जी करेंसी क्या होता है? एटीपी होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये किस में मदद करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करता है। ये फॉर्म करता है एटीपी, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके अलावा इसका क्या काम है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल भी रहता है। ठीक है, इसके अलावा ये राइबोसोम रखता है। राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। राइबोसोम का क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है।
ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी रहता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसके पास राइबोसोम होता है। ठीक है, तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को एक बार रिवाइज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका जो एनर्जी करेंसी है, जो है हमारे जो सेल का एनर्जी करेंसी क्या होता है, एटीपी होता है। एटीपी किसको बोलते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट को बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या रहता है, डीएनए रहता है, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। उसके अलावा इसमें क्या रहता है, राइबोसोम रहता है, और राइबोसोम जहां रहेगा वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस वो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग देख लिए। आइए अगले सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड के बारे में देखते हैं। प्लास्टिक को हिंदी में क्या बोला जाता है, लवक। इसको किसके द्वारा डिस्कवर, इसका जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। इन्होंने इसका नाम दिया था। प्लास्टिक बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में ही क्यों प्लास्टिड पाया जाता है, क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस उसमें मदद करता है। क्या इंसान फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं। क्या हम लोग सूर्य से खाना बनाते हैं, नहीं। इसके अलावा ये कलर देता है प्लांट को। क्या देता है, कलर देता है प्लांट को। ठीक है, तो ये किस में एब्सेंट रहता है, एनिमल में एब्सेंट रहता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट रहता है, और बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद ध्यान रखिएगा आप लोग। किस में एब्सेंट रहता है, एनिमल में एब्सेंट रहता है, क्योंकि हम लोग को खाना हम लोग सन से नहीं बनाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट रहता है, साथ ही साथ बैक्टीरिया में भी ये एब्सेंट रहता है। ठीक है, ये जो है इसमें क्या रहता है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम रहता है। इसमें क्या क्या रहता है, डीएनए रहता है, आरएनए रहता है, राइबोसोम रहता है। अभी तक डीएनए कहाँ कहाँ मिला है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिला है, प्लास्टिड में मिला है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अलावा किस अदर सेल ऑर्गेनल में पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है, प्लास्टिड में पाया जाता है। बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, बट पाया जाता है। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए होता है, आरएनए और राइबोसोम इसमें पाया जाता है। ठीक है, आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में हम लोग अभी सेल में चैप्टर में ही आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, राइबोसोम जहां रहेगा क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। तो क्या प्लास्टिड प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन ये बहुत छोटे अमाउंट पे करता है। ठीक है, प्लास्टिड के टाइप होते हैं, वो टाइप को हम लोग देखते हैं। प्लास्टिक बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कैसा होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन बेसिकली क्या रहता है, इसका स्टोर स्टोर का फंक्शन रहता है। ये क्या करता है, किसको स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है अपने में, ऑयल को स्टोर करता है, साथ ही प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट हो गया, इसमें कलर होता है। कैसा कलर होता है, ये जो डिफरेंट कलर जो होता है ना, ये जो डिफरेंट कलर के आप फूल देखते होंगे, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। गिव कलर टू प्लांट, कलर टू प्लांट और फ्लावर। ये जो होता है किसको कलर देता है, फ्लावर को कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, कलरलेस रहता है। उसका फंक्शन क्या करता है कि स्टोरेज का फंक्शन है। किसको स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर स्टोर करता है, साथ ही प्रोटीन को भी स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये क्या होता है, कलरफुल होता है। ये क्या कहता है, कलर देता है प्लांट के फ्लावर्स को। ये क्या देता है, कलर देता है। लाल, पीला, हरा, गुलाबी सब इसी के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ये ग्रीन प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ये ग्रीन प्लास्टिड होता है। ग्रीन प्लास्टिड है तो ये क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। किसमें मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में ये मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होते हैं। एक क्या होता है, ग्रेना, दूसरा क्या होता है, स्ट्रोमा। ग्रेना और स्ट्रोमा क्या होता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। ग्रेमा जो होता है उसमें क्या होता है कि एनर्जी, जो लाइट एनर्जी आता है ना, वो उसका है, देखिए ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना में क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइट बाहर से जो सनलाइट आ रहा है वो क्या होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। और स्ट्रोमा का क्या होता है, स्ट्रोमा जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। स्ट्रोमा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ये लाइट एनर्जी स्टोर हुआ ना, इसके मदद से यहाँ पे क्या होगा, शुगर का फॉर्मेशन होगा।
प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा डिस्कवर किया गया। एनिमल में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, साथ ही साथ कलर देने में प्लांट्स को मदद करता है। क्या इंसान कलरफुल होता है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा व्हाइट होगा या काला होगा इंसान। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंसान लाल है, हरा है, पीला है, जादू टाइप का। तो इसके इंसान में रहेगा ये, या फिर एनिमल्स में रहेगा प्लास्टिड? नहीं रहेगा। ठीक है। ये किसमें और नहीं रहता? ये एनिमल में नहीं रहता, ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं रहता, बैक्टीरिया में नहीं रहता। इसमें क्या क्या रहता है? डीएनए रहता है, आरएनए रहता है, राइबोसोम रहता है। ठीक है। इसके 3 टाइप हो गए, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। जो इस कलरलेस हुआ तो उसका क्या काम रहता है? स्टोरेज का मेन काम रहता है। क्या स्टोर करता है? स्टार्च को स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है, एंड प्रोटीन को स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? जो कलर होता है, जो फ्लावर में लाल, पीला, हरा, गुलाबी, वो कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट देता है। वहीं जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है? वो ग्रीन प्लास्टिड होता है, मतलब हरे कलर का प्लास्टिड होता है। तो वो किस में मदद करता है? फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट है वो किसका है? लाइट एंड डार्क रिएक्शन जो होता है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन होता है, जो फूड बनने का प्रोसेस है प्लांट में, वो इसका साइट रहता है। लाइट एंड डार्क रिएक्शन का ये साइट होता है। ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है। ग्रेना क्या होता है? वो जगह होता है जहाँ पे जो सनलाइट होता है स्टोर होता है। स्ट्रोमा क्या होता है? लिक्विड होता है। वो क्या करता है? जो सनलाइट स्टोर होता है उसके मदद से फोटोसिंथेसिस का सेकेंड स्टेप, जिसमें शुगर का फॉर्मेशन होता है, वहां पे होता है। कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो शुगर फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। जो लाइट स्टोर कहाँ पे होता है? तो ग्रेना में स्टोर होता है। ग्रेना और स्ट्रोमा कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। हम लोगों ने पूरा प्लास्टिड देख लिया। अब आइए अगले सेल ऑर्गेनल पे चलते हैं। क्या है? राइबोसोम। मैं इतने देर से आपको क्या बता रहा हूँ? जहां भी राइबोसोम होगा वहां पे क्या होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। राइबोसोम का काम ही है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है तो वहां भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, वहां भी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो जहां पे भी राइबोसोम रहेगा वहां पे क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मैं जैसे बताते आया हूँ अभी तक कि जहां भी रहेगा प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, तो ये क्या होगा? प्रोटीन फैक्ट्री। सिर्फ ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है? आरएनए रहता है। ये पूछता है बार बार कि राइबोसोम के अंदर क्या रहता है? आरएनए रहता है। एंड प्रोटीन तो रहता ही रहता है। नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है? नहीं होता है। जैसा कि इमेज में देख रहे, कोई इसके बाहर मेम्ब्रेन ऐसे लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। ये फ्रीली घूमता है कहाँ पे? सेल में। ठीक है। तो राइबोसोम का क्या हुआ? ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। राइबोसोम जहाँ पे आपको नाम है सीधा ध्यान आना चाहिए, वहां पे क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। राइबोसोम जहाँ पे रहेगा उसमें क्या रहेगा? आरएनए रहेगा। तो राइबोसोम कहाँ? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है, वहां पे आरएनए होगा? बिल्कुल होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, वहां पे आरएनए होगा? बिल्कुल होगा। और जहां जहां ये रहेगा वहां वहां क्या करेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ये था हमारा राइबोसोम सेल ऑर्गेनल। अब अगला देखते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला बेसिकली प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। सीलिया ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे, एक तरीके से पाँव इनका मान सकते हो, जो क्या करता है? मूवमेंट में मदद करता है इनके, मतलब चलने फिरने घूमने में मदद करता है सीलिया। फ्लैजिला क्या होता है? एक बड़ा टाइप का, ये पूछ टाइप का होता है, जो कि इनको क्या, ये भी मूवमेंट में, ये भी क्या करता है? इनके मूवमेंट में मदद करता है। सिर्फ और सिर्फ किस में रहता है? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में सीलिया और फ्लैजिला मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और ये दोनों किसका करते हैं? सेल मूवमेंट में, सेल के मूवमेंट में मदद करते हैं। जो कोशिका होता है उसको इधर उधर जाने में मदद करते हैं। सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। ठीक है। तो आज का क्लास उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही शेयर करें और भी अपने दोस्तों को बताएं कि एनसीईआरटी की क्लास चल रही है, बीपीएससी स्पेशल क्लास है। उसके अलावा और भी जो भी जिस भी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास है आपको कल 3 बजे मिलेगा। कितने बजे मिलेगा? कल 3 बजे मिलेगा। लास्ट क्लास में लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम पे भी हमारे जुड़ जाइए, वहां पे आपको सारे अपडेट मिलते हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।